लेकिन वो आबिर के कमरे में ना गई। सोनी ने रेस्ट हाउस की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपना इरादा बदल दिया। उसे मालूम था कि इस वक्त रेस्ट हाउस के 3 कमरे खाली हैं। वो ये भी जानती थी कि इन बंद कमरों का जासूसी का खुफिया निजाम मुअत्तल है, लिहाजा बेहतर यही था कि ऐसे कमरे में कयाम किया जाए जो हर लिहाज से महफूज हो। ये ख्याल आते ही उसका चेहरा गुलनार हो गया। उसने बहुत तेजी से रूम नंबर 4 खुलवाने का इंतजाम किया। कमरे में पहुंचकर वो पूरे इत्मीनान से बेड पर लेट गई और कुछ देर बाद होने वाले नाटक का एक एक मंजर जहन में सोचने लगी। जब उसने हर बात जहन की स्क्रीन पर लिख ली तो वो बाहर आई। उसने आबिर के कमरे पर मुतय्यन लेडी गार्ड को इशारे से अपने पास बुलाया। जी मैडम, वो करीब आकर मदबाना अंदाज में बोली। देखो, साहब से कहना कि आपको मैडम बुला रही हैं। इस पैगाम देने के बाद तुम ड्यूटी ऑफ करके चली जाना। मुझे यहाँ लेडी कमांडोज को तैनात करना है। सोनी इफ्तिखार ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। जी बेहतर। लेडी गार्ड वापस आबिर के कमरे की तरफ चल दी। चंद लम्हे वो लेडी गार्ड को जाते हुए देखती रही, फिर वो कमरे में दाखिल हो गई। लेडी गार्ड ने दरवाजे पर दस्तक दी और चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। आबिर बेड पर लेटा उस काले मुंह की सफेद बिल्ली के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो क्या चीज थी जो सिर्फ उसे नजर आई। कमरे में अचानक नमूदार हुई और फिर जैसे आई थी वैसे चली गई। वो बिल्ली उससे कुछ मानूस सी महसूस हुई। जिस अंदाज से उसने देखा और फिर उसके गिर्द चक्कर लगाए, वो इस बात के गम्मास थे कि बिल्ली को उससे खुसूसी दिलचस्पी है। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे चौंका दिया। वो फौरन उठकर बैठ गया। उसकी समझ में न आया कि इस वक्त कौन आया होगा। सोनी कुछ देर कबल ही यहाँ से गई थी। इतनी जल्दी उसकी वापसी का इम्कान न था। लेडी गार्ड को अंदर आते देखकर उसकी आंखों में सवाल आया। लेडी गार्ड ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका और मदबाना अंदाज में बोली, सर मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए, आबिर बोला। बेड के करीब आकर लेडी गार्ड ने एक नजर आबिर को देखा, फिर बोली, सर आपको मैडम बुला रही हैं। मैडम कहाँ है वो? आबिर ने पूछा। सर वो रूम नंबर 4 में मौजूद हैं। अच्छा, आबिर ने कहा और बेड से उतरकर उसके साथ चल दिया। आबिर ने बाहर आकर लेडी गार्ड से पूछा, रूम नंबर 4 कहाँ है? सर आप सीधे चले जाइए, आखिरी कमरा 4 नंबर है, लेडी गार्ड ने बताया। ओके, आबिर सोचने लगा, आखिर सोनी उसके कमरे में क्यों नहीं आई? वहाँ 4 नंबर कमरे में क्या है? क्या वहाँ डॉक्टर एतबार मौजूद है? हो सकता है वो बिल्ली के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहता हो। उस पुरस्कार बिल्ली ने सबको नचा कर रख दिया था। जाने ये अचानक कहाँ से नमूदार हो गई। ये सोचता हुआ वो रूम नंबर 4 के दरवाजे पर पहुंचा। उसने आहिस्ता से दस्तक दी और फिर हैंडल पर हाथ रख कर दबाव डाला, लेकिन खिलाफ तवक्का दरवाजा न खुला। आबिर ने फिर दस्तक दी। जवाब में फौरन ही दरवाजा खुला, लेकिन थोड़ा सा अंदर से सोनी की आवाज आई, 2 मिनट के बाद बगैर दस्तक दिए अंदर आ जाइएगा। जी अच्छा, आबिर ने कहा। सोनी दरवाजा बंद करके वापस पलटी। फिर वो तेजी से वॉशरूम में गई। 1 मिनट के बाद वहाँ से निकली तो शर्मो हया नाम की कोई चीज उसके बदन पर न थी। उसने कमरे की तमाम लाइट्स रोशन कर दी और किसी अंधेरे की तरह बेड पर लेट गई और आंखों में ख्वाहिशों की बारात सजाए दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सर के पीछे काले मुंह की सफेद बिल्ली नमूदार हो चुकी है और कोई लम्हा जाता है कि वो इस पर हमलावर होने को है। 2 मिनट के बाद आबिर पूरे एतमाद से दरवाजा खोलकर अंदर आया। सोनी ने उसे देखकर बड़े वाहियाना अंदाज में कहा, आओ मेरे महिवाल। आबिर की उस पर नजर पड़ी तो रात में सूरज नजर आ गया। वो फौरन पलटकर दरवाजे की तरफ भागा। उसे वापस जाते देखकर सोनी तड़प कर उठी। प्लीज आबिर, वापस मत जाना। इससे पहले कि वो आबिर को जाने से रोकती, काले मुंह की सफेद बिल्ली एक्शन में आ गई। उसने उसके बेलिबास पीठ पर पंजा मारा। खून की 4 लकीरें उसके पूरे बदन पर बनती चली गईं। वो शिद्दत तकलीफ से चीखी। आबिर ने उसकी चीख बाहर निकलकर दरवाजा बंद करते हुए सुनी, लेकिन उसने परवाह न की। वो तेजी से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद किया। सोनी ने जब पलट कर देखा तो उसे कोई नजर न आया, लेकिन उसे अपने चेहरे की खाल उधरती हुई महसूस हुई। काले मुंह की सफेद बिल्ली ने न सिर्फ उसका चेहरा जख्मी कर दिया, बल्कि पूरा जिस्म अपने पंजों से लहूलुहान कर दिया और फिर पूरे इत्मीनान से टहलती हुई दरवाजे तक आई और बाहर निकल गई। सोनी इफ्तिखार ये जानने से कासिर रही कि उसे लहूलुहान करने की कार्रवाई किसने की, लेकिन उसे इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि आबिर के साथ कोई ऐसी चीज है जो उसे बचा रही है, उसकी हिफाजत कर रही है। दूसरी तरफ आबिर को जहनी झटका लगा था। उसे हरगिज उम्मीद न थी कि सोनी इस कदर पस्त हो जाएगी। उसकी नजर में सोनी एक खुले दिल की सुलझी हुई बावकार औरत थी। जाने उसे क्या हुआ था कि वो अपना मुकाम छोड़कर मट्टी बन गई थी। कहते हैं कि नेकी बदी के दरमियान बस एक लम्हे का फासला होता है। अब जो भी लम्हा फैसला कुन बन जाए, ये बंदे का मुकद्दर। सोनी अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसने फोन करके लेडी डॉक्टर को बुलवा लिया था। वो 2 नर्सों के साथ आकर उसकी मरहम पट्टी कर गई थी। लेडी डॉक्टर ने बताया था कि ये किसी जानवर के पंजों के निशानात हैं।
सोनी को अब अच्छी तरह यकीन आ गया था कि ये किस जानवर के पंजों के निशानात हैं। सोनी ने डॉक्टर को उल्टी सीधी कहानियां सुनाकर मुतमईन करने की कोशिश की थी, लेकिन लेडी डॉक्टर बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला रही थी। लेडी डॉक्टर के जाने के बाद सोनी चाहती थी कि डॉक्टर एतबार को फोन करके हालात से आगाह करे, लेकिन उसके फोन करने से पहले ही डॉक्टर एतबार का फोन आ गया। उसने बाद दोपहर इस्लामाबाद से वापस आने की बात दोहराई और साथ ही उसने आबिर के सिलसिले में चंद जरूरी हिदायत दी। तब सोनी ने उसे बताया कि नादीदा बिल्ली ने उसे जख्मी किया है। उसे ये ना बताया कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल उसे जानकर खुशी हुई थी कि डॉक्टर एतबार ने एक गैर मुल्की एजेंसी से $30 लाख में आबिर का सौदा कर लिया था। अब उसको जल्द अज जल्द दुबई रवाना किया जाना था। वहाँ किसी एजेंट के हवाले किया जाता और रकम वसूल करके वापस लाहौर आ जाना था। डॉक्टर एतबार चाहता था कि सोनी आबिर को लेकर दुबई जाए ताकि उसे किसी किस्म का शक व शुबा न हो। अब सोनी ने अपने जख्मी होने की खबर सुना दी थी तो डॉक्टर एतबार ने कहा कि अच्छा, मैं आकर देखता हूँ कि इसके साथ किसको भेजा जाए। बहरहाल इस असरा में उसका पासपोर्ट और वीजा का बंदोबस्त किया जाए। लाहौर एयरपोर्ट पर डॉक्टर एतबार को लाने के लिए गाड़ी में गार्ड मौजूद थी। वो पूरे इत्मीनान के साथ गाड़ी में बरजमान हुआ और गाड़ी चल दी। डॉक्टर एतबार के साथ 3 लेडी कमांडोज पिछली सीट पर मौजूद थी और इस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी जिनमें डॉक्टर एतबार के मुंतखब करदा कमांडोज मौजूद थे। डॉक्टर एतबार की गाड़ी लाहौर शहर से निकलकर फर्राटे भरती लाहौर के नवा में मौजूद फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी, जहां उसका खुफिया नेटवर्क मौजूद था। गाड़ी मेन रोड से जीली सड़क पर टर्न ले चुकी थी। 2-3 किलोमीटर के बाद डॉक्टर एतबार का खुफिया ठिकाना था। ये एक कम चौड़ी सड़क थी, इस वक्त सुनसान थी और सड़क पर वही गाड़ियां आती थी जिनका ताल्लुक रिसर्च इंस्टीट्यूट से होता था। अचानक ड्राइवर को तेज रफ्तार गाड़ी को ब्रेक लगाने पड़े। उसे उम्मीद न थी कि इस सड़क पर उसके सामने 2 ड्रम आ जाएंगे। ये ड्रम सड़क पर इस तरह पड़े थे कि गाड़ी का उनके दरमियान से निकलना मुमकिन न था। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर डॉक्टर एतबार जो पुरसुकून अंदाज में बैठा था हिल गया। ये क्या है? डॉक्टर एतबार ने ड्रमों की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। मैं देखता हूँ। ड्राइवर ये कहकर उतरने लगा। तुम बैठो। डॉक्टर एतबार ने उसे रोका। इतने में पिछली गाड़ी आगे आई। उससे कमांडोज नीचे उतरे। लेडी कमांडोज भी गाड़ी से निकल चुकी थी। गाड़ी में इस वक्त ड्राइवर और डॉक्टर एतबार मौजूद थे। लेडी कमांडोज के उतरते ही काले मुंह की सफेद बिल्ली पिछली सीट पर नमूदार हो चुकी थी। उसने अपने पांव पर खड़े होकर उसकी गर्दन पर पंजा मारा। जैसे ही डॉक्टर एतबार ने मुड़कर देखा तो बिल्ली ने बहुत फुर्ती से उसकी आंखों पर हमला किया। आनन फानन उसने डॉक्टर एतबार की दोनों आंखें लहूलुहान कर दी और पूरे इत्मीनान के साथ वो गाड़ी से मौदूम हो गई। ये खूनी कार्रवाई ड्राइवर ने अपनी आंखों से देखी, लेकिन उसे जख्मी करने वाला शख्स नजर न आया। वो चीखता हुआ गाड़ी से उतरा। कमांडो सड़क से ड्रम हटाकर वापस पलट रहे थे कि उन्होंने ड्राइवर को चीखते हुए अपनी तरफ आता देखा। क्या हुआ? एक कमांडो ने पूछा। ड्राइवर की आवाज गुम थे, वो कुछ न बता सका, बस गाड़ी की तरफ इशारा करके रह गया। लेडी कमांडोज ड्राइवर का इशारा देखते ही गाड़ी की तरफ लपकी तो कमांडोज भी उस जानिब भागे। गाड़ी में डॉक्टर एतबार अपनी दोनों आंखों पर हाथ रखे हुए बैठा था। उसकी उंगलियों के दरमियान से खून बाहर आ रहा था। ये वक्त किसी से सवाल जवाब का न था। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात की बातें थी। फिलहाल जो नजर आ रहा था उसे संभालना था। कमांडोज ने बहुत तेज रफ्तारी से डॉक्टर एतबार को अस्पताल पहुंचाया। पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने संभाला, फिर लाहौर से आनन फानन डॉक्टरों की टीम पहुंच गई। डॉक्टर एतबार की बाईं आंख बचा ली गई कि उसको ज्यादा गजन ना पहुंचा था, लेकिन दाईं आंख मुकम्मल तौर पर जाया हो चुकी थी। डॉक्टर एतबार ने जो बयान दिया उस पर किसी डॉक्टर को एतबार न आया। भला ये कैसे हो सकता है कि कोई बिल्ली गाड़ी में अचानक नमूदार हो, हमला करे और फिर बगैर किसी को दिखाई दिए गायब हो जाए। बिल्ली से डॉक्टर एतबार को क्यों दिखाई दी, उस ड्राइवर को क्यों न नजर आई जो उसके बगल में मौजूद था। फिर सोनी इफ्तिखार भी जख्मी हुई थी। उसके चेहरे और जिस्म पर किसी बिल्ली के पंजों के निशानात थे, लेकिन उसे कोई चीज नजर न आई थी। डॉक्टर एतबार ने बिल्ली को देखा था, जबकि सोनी को कुछ ना दिखाई दिया था। बहरहाल जख्मी दोनों हुए थे और अब ये बात दोनों के दिलों में अच्छी तरह बैठ गई थी कि उस बिल्ली का ताल्लुक आबिर से जरूर है। डॉक्टर एतबार और सोनी अपनी अपनी जगह गुस्से में थे। सोनी इसलिए नाराज थी कि आबिर ने उसकी बात ना मानकर उसकी अना को ठेस पहुंचाई थी, और डॉक्टर एतबार इसलिए जला बैठा था कि उसने उसे सख्त नुकसान पहुंचाया था। दोनों का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन दोनों उससे बराह रास्त इंतकाम लेने की पोजीशन में न थे। डॉक्टर एतबार के लिए आबिर को कत्ल करवा के फार्म हाउस के किसी गोशे में दफन करवा देना कोई मुश्किल काम न था, लेकिन उसकी मौत के बाद अगर उस बिल्ली ने इंतकामी कार्रवाई की तो फिर उससे किस तरह बचा जा सकेगा। डॉक्टर एतबार के पास इसका आसान हल यही था कि वो उसको दुबई भिजवा कर 1.2 काज करे, गैर मुल्की एजेंसी से इसके एवज $30 लाख वसूल करे और अपनी जान छुड़ा ले। दुबई से उसे अमेरिका मुंतकिल किया जाना था और वहाँ से वापसी किसी तौर मुमकिन न थी।
आबिर को जब ये खुशखबरी सुनाई गई कि उसे दुबई एक अच्छी मुलाजमत पर भेजा जा रहा है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। डॉक्टर एतबार और सोनी जब से जख्मी हुए थे उसके सामने नहीं आए थे और उसे मालूम ना था कि काले मुंह की सफेद बिल्ली ने उन दोनों की क्या गद बनाई है। वो अपनी धुन में मगन दुबई के ख्वाब देखे जाता था। एक रात उसने ख्वाब में बाबा दुनिया को देखा। वो सड़क पर ऐसे ही चला जाता था कि अकब से अचानक आवाज आई, कहाँ जाता है? आबिर ने पीछे पलट कर देखा तो बाबा को फुटपाथ पर बैठा पाया। वो बाबा को देखकर बहुत खुश हुआ। उसका जी चाहा कि वो बाबा को दुबई जाने की खबर सुनाए। इससे पहले कि वो अपने लब खोलता बाबा ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ, तू दुबई मुलाजमत पर नहीं जाल में फंसने जा रहा है। आबिर को बड़ी हैरत हुई कि बाबा ने उसके दिल में छुपी हुई बात कैसे जान ली। वो मौदवाना लहजे में बोला, बाबा आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं दुबई जा रहा हूँ? ये कोई मुश्किल बात नहीं, तू अल्लाह का हो जा, तुझ पर भी सब आश्कार हो जाएगा। बाबा फिर मैं चला जाऊं? बेवकूफ, तूने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? तू वहाँ जाल में फंसने जा रहा है, खाई में गिरने जा रहा है, तुझे महंगे दामों बेचा जा रहा है। बाबा फिर मैं क्या करूं? आबिर यकदम परेशान हो गया। तू कुछ ना कर, बस अल्लाह पर भरोसा कर। अभी वो कोई और बात करना चाहता था कि उसकी आंख खुल गई। वो बहुत देर तक इस ख्वाब के बारे में गौर करता रहा मगर उसके हाथ कोई सिरा ना आया। सुबह ही सुबह उसे उठा दिया गया। नाश्ते के बाद उससे एयरपोर्ट चलने को कहा गया। रेस्ट हाउस के सामने गाड़ी खड़ी थी। सिक्योरिटी अफसर समंदर खान उसे अपने साथ लेकर पिछली नशिस्त पर बैठ गया। अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। गाड़ी चल पड़ी। समंदर खान ने बताया कि वो उसके साथ दुबई जाएगा। उसने मजीद तफसील बताते हुए कहा, दरअसल सर चाहते हैं कि आपको वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वो कहते हैं कि आबिर साहब हमारे खास आदमी हैं। मैं वहाँ आपकी रिहाइश वगैरह देखूंगा कि क्या इंतजाम किया है उन लोगों ने। फिर जब हम अच्छी तरह मुतमईन हो जाएंगे तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। हो सकता है इस दौरान सर भी वहाँ का चक्कर लगाएं। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात न हो सकी, इसका मुझे अफसोस रहेगा। आबिर बोला, सर आज मसरूफ थे, कुछ गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, वो सुबह से उनके साथ मसरूफ थे, समंदर खान ने बताया। गाड़ी अब जीली सड़क से निकलकर मेन रोड पर आ चुकी थी और काले मुंह की सफेद बिल्ली ड्राइवर के पैरों के पास जाहिर हो चुकी थी। इससे कबल कि वो कोई कार्रवाई करती, समंदर खान की मोबाइल फोन की घंटी बजी। समंदर खान ने मोबाइल अपने कान से लगाकर कहा, जी मैडम, मेरी आबिर साहब से बात करवाइए। दूसरी तरफ से सोनी इफ्तिखार थी। जी अच्छा, कहकर समंदर खान ने मोबाइल आबिर की तरफ बढ़ाया। मैडम, सोनी आपसे बात करना चाहती हैं। आबिर ने मोबाइल फोन अपने हाथ में लेकर कान से लगाया। सोनी के नाम ने उसे चौंका दिया था। वो अपने लहजे पर कंट्रोल करके खुशदिली से बोला, जी सोनी साहिबा, मैं जो बात करने वाली हूँ उसे बस खामोशी से सुन लेना, सवाल जवाब मत करना। ओके ओके, आबिर ने किसी कदर फिक्रमंद होकर कहा। आबिर, तुम जितने दिन भी यहाँ रहे मेरी आंख का तारा बनकर रहे। मैं बहुत साफ औरत हूँ। मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि मैं तुम पर फरिश्ता हो गई थी। तुम हो ही इतने दिलकश। खैर इस बात को छोड़ो, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम दुबई किसी नौकरी पर नहीं जा रहे। तुम्हें $30 लाख के एवज बेच दिया गया है। दुबई में समंदर खान तुम्हें गैर मुल्की एजेंट के हवाले करके वापस आ जाएगा। फिर तुम्हारे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी वक्त है, फरार हो सकते हो तो हो जाओ। दुबई पहुंच गए तो फिर इस जाल से निकलना मुमकिन ना रहेगा। मैं नहीं जानती कि अचानक इस जज्बे के तहत मैंने ये राज खोल दिया। अब मेरे साथ जो गुजरे सो गुजरे, तुम्हें अल्लाह महफूज रखे। बाय। इसके बाद फोन बंद हो गया। आबिर ने मोबाइल कान से हटाकर एक गहरा और ठंडा सांस लिया और मोबाइल समंदर खान को वापस दे दिया। आबिर साहब खैर है? समंदर खान ने रस्मन पूछा। जी सब खैर है, चलते वक्त मैडम से मुलाकात न हो सकी, वो विश कर रही थी, आबिर ने बताया। इस मैडम को मैं आज तक नहीं समझ सका, पता नहीं क्या चीज है ये। समंदर खान ने एक तरफ से खुद कलामी की। आबिर उसके इस तबसरे पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। सोनी इफ्तिखार के इस इंकिशाफ पर कि उसे $30 लाख में बेच दिया गया और वो दुबई किसी मुलाजमत पर नहीं बल्कि गैर मुल्की एजेंसी के जाल में फंसने जा रहा है, उसे फौरन ही बाबा दुनिया याद आए थे। उन्होंने भी ख्वाब में यही कुछ कहा था। सोनी का ये इंकिशाफ किसी शक व शुबे से बालातर था, लेकिन सवाल ये था कि वो इस जाल से निकले कैसे। अभी वो सोच ही रहा था कि काले मुंह की सफेद बिल्ली एक्शन में आ गई। उसने ड्राइवर के ब्रेक वाले पैर पर जबरदस्त वजन डाल दिया। तेज रफ्तार गाड़ी को अचानक ब्रेक लगे तो सबसे पहले एक मोटरसाइकिल वाला गाड़ी से टकराया। इसके बाद पीछे आने वाली गाड़ी उस पर चढ़ी। इस तरह कई गाड़ियां आपस में टकराईं। मोटरसाइकिल वाले का सर पीछे से आने वाली गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। वो मौके पर ही हलाक हो गया। चलती रोड पर एक हंगामा खड़ा हो गया। गाड़ी को ब्रेक लगते ही समंदर खान और आबिर का सर अगली नीचे से टकराया। आगे बैठे गार्ड का सर डैशबोर्ड से लगा, उसका सर फट गया। क्या हुआ? समंदर खान संभलते हुए चीखा। सर कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, ड्राइवर घबरा कर बोला। ब्रेक मैंने लगाया या तुमने? समंदर खान ने आंखें निकाल कर कहा। सर जी मुझे नहीं मालूम ब्रेक कैसे लगा।
ड्राइवर हैरान परेशान था। बकवास करते हो? समंदर खान का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। इतने में लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। ये चारों गाड़ी से उतर आए। आबिद ने अक्लमंदी की कि बराबर रखे सफरी बैग को कंधे पर डालकर बाहर निकला। इस बैग में सफरी दस्तावेजात के अलावा चंद कपड़े और कुछ रकम मौजूद थी। समंदर खान गाड़ी से उतरकर जब पीछे आया तो उसके होश उड़ गए। मोटरसाइकिल वाले नौजवान का सर पहिए के नीचे था और वहाँ खून ही खून था। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। गार्ड की पेशानी जख्मी थी, उसे अपना होश न था, सब गाफिल थे। बस यही मौका था कि आबिर यहाँ से बासानी फरार हो सकता था। वो बहुत तेजी से बचता बचाता बाहर आया। उसने आनंद फानंद सड़क क्रॉस की। ये एक चौड़ी डबल रोड थी। उसने मुखालिफ सड़क के किनारे पहुंचकर एक रक्षा रोका। ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है? आबिर के मुंह से बेख्तियार निकला, दाता दरबार। आओ आओ बैठ जाओ। रक्षा ड्राइवर ने खुश दिली से कहा, कराची से आए हो? हाँ जी। आबिर ने रक्षे में बैठते हुए कहा, मैंने 30 साल कराची में रक्षा चलाया है, मैं मरी में रहता था। रक्षा ड्राइवर ने रक्षा स्टार्ट करते हुए कहा, भाई जरा जल्दी चलो। आबिर परेशान होकर बोला, बादशाह हो, जल्दी का काम शैतान का होता है। रक्षे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही रक्षे की स्पीड बढ़ा दी। चलो खैर है। आबिर ने शुक्रिया अदा किया। वो चाहता था कि इससे पहले कि समंदर खान को उसके गुम होने का एहसास हो, वो इसकी रेंज से निकल जाए। आबिर जब उस जगह से 2 किलोमीटर दूर निकल आया तो उसने सुकून का सांस लिया। रक्षा वाला बातूनी वाले होता था, फिर कराची पलट था। कराची वाले को देखकर उसकी जुबान का ताला खुलना फितरी बात थी। रक्षा वाला रास्ते भर उससे कराची के बारे में अपने तासुरात बयान करता रहा। इन बेबाक तबसरों में एक तबसरा ये भी था, बाओ बुरा न मानना, वैसे कराची वाले होते बड़े रूखे हैं, क्यों उनमें मिर्चें कम होती हैं? आबिर तफरीहन बोला, मिर्चें कम नहीं, बहुत ज्यादा होती हैं। रक्षे वाले ने हंसते हुए कहा। दाता दरबार पर उतरकर जब आबिर ने उसे किराया पूछा तो वो बड़ी मोहब्बत से बोला, ओए नहीं भाऊ, तुसी साढ़े मेहमान हो, कैसा किराया? अरे नहीं यार। आबिर ने बमुश्किल से उसे किराया लेने पर मजबूर किया और फिर वो बैग कंधे पर लटकाकर दरबार की तरफ चल दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से जाल में फंसने से रह गया था। उसे बार बार सोनी याद आ रही थी। यह उसका बड़ा एहसान था कि उसने गुमशुदा होने से बचा दिया था। वो जैसी भी थी, उसने अपने लिए जो भी खेल खेलना चाहा उसकी उसने सजा पाई। उससे के बावजूद सोनी ने उसे खबरदार कर दिया। ये उसका ऐसा एहसान था जिसे आबिर जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। आबिर ने उसकी गलती माफ कर दी थी और अब उसका रुआ रुआ उसके लिए दुआ गो था। ये इंसान भी अजीब चीज है, इसे बनते देर लगती है न बिगड़ते। आबिर को फिर बाबा दुनिया याद आए। उसे नहीं मालूम था कि उनका असल नाम क्या था। पूछने पर उन्होंने बताया भी ना था। बाबा दुनिया आबिर ने अपनी सहूलत के लिए रख लिया था। वो जब भी मिलते थे आबिर को नवीद देते थे, दुनिया तुझे ढूंढ रही है। इस हवाले से वो उन्हें बाबा दुनिया कहने लगा था। बाबा दुनिया कौन थे? वो उनके बारे में रत्ती भर भी नहीं जानता था, लेकिन उनकी वजह से उसे फायदा पहुंचा था। मलका को जब वो तलाक देकर निकला था तो उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाएगा। तब बाबा ने ही उसे माँ की शदीद बीमारी की इत्तला देकर उसे घर जाने की तलकीन की थी और अब भी ये बाबा ही थे जिन्होंने ख्वाब में आकर उसे दुबई जाने की हकीकत आश्कार की थी और अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन की थी। शायद अल्लाह पर भरोसा ही था कि सोनी जैसी हसीन कातिला ने उसे खाई में गिरने से बचा लिया था। अभी वो बाबा दुनिया के बारे में सोचता हुआ मजार की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जब उसने पलट कर देखा तो हैरान रह गया। 2 मुतजाद बातें करके रानी पंखी ने अनारा को उलझा दिया था। जब भी उसे किसी बात पर पुख्ता यकीन होने लगता और वो बार बार उसके मुताल्लिक सवालात करने लगती तो रानी पंखी पैंतरा बदल लेती, किसी और पटरी पर चल पड़ी। अब 7वां घर रह गया था और रानी पंखी चाहती थी कि घर दिखाने का काम जल्द अज जल्द निपट जाए। उसकी इस बात से अनारा को उम्मीद बंदी थी कि वह करीब मंजिल पा लेगी। 7वां घर देखने के बाद क्या होगा वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे इतना जरूर यकीन था कि उसकी डोलती कश्ती को किनारा मिल जाएगा। रात घेरी हुई तो अनारा कमरे से निकल आई। उसने रानी पंखी को सहन में टहलते हुए पाया। वो दीवार के साये में पड़ी चारपाई पर बैठ गई और उसकी तरफ देखती हुई बोली, अम्मा तू परेशान है? नहीं रे, परेशानी कैसी? रानी पंखी ने टहलते टहलते रुक कर कहा और फिर अनारा के साथ बैठ गई। उसने अनारा का चेहरा अपनी तरफ किया और उसे बगौर देखने लगी। अम्मा तू मुझे इस तरह क्यों देख रही है? मुझे डर लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? अनारा परेशान होकर बोली, देख मेरी अंजू, ये जो दुनिया है यहाँ हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है। कोई चीज अपनी जगह रुकी हुई नहीं है, हर शय हरकत में है। कल मैं 1 दिन की थी, आज मैं 80 से कुछ माह ऊपर की हो चुकी हूँ। कुछ ही वक्त रहता है कि तू 16 साल की हो जाएगी। अंजू, लड़की पर ये 16वां साल बड़ी कयामत ढाता है।
अंदर ही अंदर ऐसे तूफान उठाता है कि लड़की लरस कर रह जाती है। वो खुद को छुपा पाती है न बचा पाती है। मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे अपना कयामत खेज जमाना याद आ जाता है। अंजू, मैं इस वक्त कलकत्ता में थी। मेरा नाम काशी था। मैंने अपने बाप को कभी नहीं देखा। मेरी माँ आराधना उस बाजार की एक कीमती औरत थी। दूर दूर से लोग मेरी माँ का गाना सुनने आते थे। रात को महफिल सजती, हर तरह के लोग उस महफिल में होते। लेकिन क्या मजाल कि महफिल में जर्रा भर भी बदमजगी होती। गाना सुनने वालों को पहले ही बता दिया जाता कि जिसे गाना सुनने का वाकई शौक है वो यहाँ बैठे, वरना शौक पूरा करने को अटे बतेरे। मेरी माँ आराधना को नाचना नहीं आता था, लेकिन उसके एक इशारे पर अच्छे से अच्छा मर्द नाचने लगता था। मेरी माँ रहती तो बाला खाने पर थी, लेकिन उसका दिमाग आसमान पर होता। वो बाला खाने की लगती ही न थी। तब उसकी जिंदगी में एक मुजस्मा साज आया। उस संग तराश का नाम अमृत राय। वो बजाते खुद किसी मुजस्मे से कम न था। मेरी माँ उस पर मर मिटी। उसके प्रेम में ऐसी दीवानी है कि अपनी सुध बुध भूली। लय सुर ताल उसे कुछ याद न रहा। याद रह गया तो अमृत राय। वो संग तराश एक आर्ट स्कूल में टीचर था। उसकी मेरी माँ के जिस्म पर नजरें थी। उसकी नजरों में मेरी माँ शाहकार जिस्म की मालिक थी। वो उसका मुजस्मा बनाना चाहता था, जबकि मेरी माँ की नजरें उसकी रूह पर थी। वो उसका दिल जीतना चाहती थी। अमृत राय ने मेरी माँ को अपना मुजस्मा बनवाने के लिए राजी कर लिया। उस बाजार की औरत बाला खाने से उतरकर उसके आर्ट स्कूल में आ गई। उस दिन स्टूडियो में उन दोनों की सिवा कोई और न था, बल्कि उस वक्त पूरे स्कूल में कोई मौजूद न था। अमृत राय ने काम की इब्तिदा की। मुजस्मा बनाते बनाते सुबह हो गई। मेरी माँ एक ही अंदाज में बैठे बैठे थक कर चूर हो गई। वो कमर टिकाने की खातिर स्टूडियो में पड़ी एक बड़ी सी मेज पर लेट गई। अमृत राय भी थक चुका था। वो भी उस मेज पर चढ़कर बैठ गया। मेरी माँ आराधना आंखों में ख्वाब सजाए आंखें मूंदे लेटी थी कि अमृत राय जो मेरी माँ को शाहकार मुजस्मा कहता था, उसने उस मुजस्मे पर ऐसी कालक पोत दी कि मेरी माँ का दिल किरची किरची हो गया। उसने अमृत राय से कुछ ना कहा, बस टूटे दिल के साथ अपने ठिकाने पर आ गई। वो उस बाजार की थी, लेकिन उसका दिल बाजारी ना था। उसने गाना छोड़ दिया। अमृत राय जब उससे मिलने आया तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। सब समझा समझा कर थक गए, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। अगर मैं उसकी कोख में ना होती तो मुमकिन था कि वो खुदकुशी कर लेती। बस वो उस वक्त तक जिंदा रही जब तक मैंने जन्म ना लिया। अंजू, जान ले कि मैं कैसे बाप और कैसी माँ की बेटी हूँ। रानी पंखी ने गहरा सांस लिया। हाँ, मत जान लिया, अब अपनी सुना। अनारा उसकी आप बीती में खो गई थी। फिर उसे याद आया कि अम्मा ने आज की रात 7वां घर दिखाना था। उसने फौरन पूछा, अम्मा वो 7वां घर? बेवकूफ, 7वां घर शुरू हो चुका। रानी पंखी ने इंकशाफ किया। तू देखती नहीं थी कि मैं 7वें घर में खुद बैठी थी? हाँ, मैं देखती थी। फिर अम्मा, मेरा 7वां घर कहाँ गया? तेरा 7वां घर मेरे साथ है, जहाँ तू बैठी है। ये तेरा 7वां घर है और मेरा भी। तू मुझसे अक्सर सवाल किया करती थी, अम्मा तू कौन है? तो मेरी अंजू, अब तू संभल कर बैठ जा, वैसे ही जैसे तू अब तक 6 घरों में बैठी रही। आज ये 4पाई ही तेरा 7वां घर बनेगी। पहले मुझे जान ले, फिर मैं तुझे तेरे आखिरी घर के बारे में बताऊंगी। क्या तू तैयार है? हाँ मां, मैं तैयार हूँ। ये कहकर वो चारपाई पर फुसक कर मार कर बैठ गई और आंखें मूंद ली। रानी पंखी भी उसके सामने उसी अंदाज में बरजमान हो गई। फिर उसने अपने गले से चांदनी का भारी तावीज उतारा और मुट्ठी में लेकर जेरे लब कुछ पढ़ा और अनारा पर फूंक मारी और गोया हुई। हाँ अंजू, अब तू सुनती जा और जो दिखाई देता है वो देखती जा। हाँ, तो मैं तुझे बता रही थी कि मैंने किस माहौल में और किस जगह जन्म लिया। मेरी माँ की वहाँ एक मुंह बोली बहन थी। उसका असल नाम तो पता नहीं, बस सब उसे बिंदु कहते थे।
वो मेरी अम्मा की राजदार और मिजाज शनास थी। मेरी परवरिश उसी ने की। मैं एक इंतहाई जिद्दी लड़की थी जो बात करने की ठान लेती वो करके छोड़ती थी, चाहे मुझे कोई काट कर ही क्यों न फेंक दे। मौसी बिंदु, जिसे मैं माजी कहती थी, मेरा हर तरह ख्याल रखती थी। मुझे वहाँ के माहौल से कोई दिलचस्पी न थी, मुझे पढ़ने का शौक था। मेरी हट पर माजी ने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। मैंने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, तब माजी ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। दरअसल मैट्रिक करने की इजाजत माजी ने उस घर की नायिका सरला देवी से टक्कर लेकर की थी। सरला ने कह दिया था कि अगर आगे पढ़ने की बात की तो दोनों को जहर देकर मार दूंगी। इसी खौफ के पेश नजर माजी मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए काशी अब तू पढ़ाई को भूल जा। मैंने सरला देवी से जिद करके तुझे मैट्रिक करने की इजाजत दिलवा दी। अब तू घर में बैठ, उस घर की रीति रिवाज सीख। अपनी माँ की तरह गा नहीं सकती तो रक्स सीख ले। माजी वो हम दोनों को जहर देने की बात करती है, वो हमें क्या जहर देगी? इससे पहले मैं उसे मार दूंगी। मैंने पूरी यकीन लहजे में कहा। मेरी ये बात सुनकर माजी दहल गई। वो मेरी हटेली तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। जो सोच लेती थी वो करके छोड़ती थी। तुझे अपनी मरी माँ की कसम, ऐसा कुछ नहीं करेगी, माजी ने गले लगाते हुए कहा। वो मुझे गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। अच्छा माजी, तुम परेशान मत हो, मैं सोचती हूँ। अभी कॉलेज में दाखिले में 2 महीने हैं। मैंने माजी को तसल्ली दी, लेकिन फिर कॉलेज में दाखिले की नौबत न आई। मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। नायिका सरला देवी ने मेरा बाला ही बाला सौदा कर लिया। उसने माजी को भी कुछ न बताया। वो जानती थी कि मैं जिद की पक्की हूँ, किसी सूरत यहाँ की रीति रिवाज न अपनाऊंगी। इसलिए उसने अंदर ही शहर की एक रईस से मेरा मामला तय कर लिया। मैं उस वक्त 16 साल की थी। मेरे हुस्न के चर्चे पूरे इलाके में थे। कई ऐश परस मेरी बोलियां लगा रहे थे। बस मेरी तरफ से सिग्नल की देर थी। लेकिन मैंने माजी से कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं जान दे दूंगी। लेकिन उस चंडाल औरत ने किसी बात की परवाह नहीं की और मुझे सेज पर बिठा दिया। दरवाजे के बाहर मुसल्ला पहरा था। मैं कमरे से किसी सूरत बाहर नहीं निकल सकती थी और ये सब अचानक हुआ था। मैं मसेरी पर बैठी रो रही थी। मुझे शिद्दत से अपनी असल माँ याद आ रही थी, जिसे मैंने देखा ना था। लेकिन माजी ने मेरी माँ आराधना के बारे में इतनी तफसील से बताया था कि वो मेरे सामने मुजस्सम हो गई थी। आज वो जिंदा होती तो मुझे यूं अकेले न रोना पड़ता। तभी किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा और एक बारीक सी आवाज आई, रोती क्यों है? मैंने सर उठाकर इधर उधर देखा, दरवाजे की तरफ देखा, मगर कोई नजर न आया। उस आवाज को मैंने अपना वहम समझा और फिर माँ की याद में खो गई। तब फिर आवाज आई, तेरे तकिए के नीचे चाकू रख दिया है, मोटे सेठ को उसकी चमक दिखा देना, बाकी मैं देख लूंगा। तुम कौन हो और कहाँ हो? मैं बग्गा हूँ और तुम्हारे दिल में हूँ। मेरी समझ में कुछ न आया कि ये कौन है और क्या कह रहा है। लेकिन जब मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला तो मेरे हाथ में एक बड़ा चाकू आ गया। ये खटकेदार चाकू था। खटका दबाते ही 6 इंच का चमकदार फल बाहर आ गया। चाकू को देखकर मेरे अंदर यकायक जान पड़ गई। उसी वक्त बंद दरवाजे पर आहट हुई। यूं लगा जैसे बंद ताला खोला जा रहा है। चंद लम्हों बाद एक सयारो मोटी तोंद वाला सेठ अंदर दाखिल हुआ। इतनी देर में मैं हाथ में चाकू लिए उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो चुकी थी। वो मोटी तोंद वाला सेठ अपनी आंखों में जाने कितने खौफ सजाए अंदर आया था। जब उसने अपने नशावर ख्वाबों की ताबीर खंजर बदस दोशीदा की शक्ल में देखी तो एकदम उसकी आंखों में अंधेरा भर गया। ना बाबा ना, मुझ पर हमला मत करना, मैं वापस चला जाता हूँ, उसने लरसती हुई आवाज में कहा और फिर फौरन ही वापस मुड़ गया। मैं उसकी बुजदरी पर मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा ना खुला। वो बाहर से मुकफ्फल हो चुका था। उसकी पीठ देखकर मेरे अंदर जुनून सा उठा। मेरा जी चाहा कि इस हवस परस की पसलियों में चाकू भोंक दूं और उस वक्त तक चाकू के वार करती रहूं जब तक कि ये मर ना जाए। मैं इस इरादे से आगे बढ़ी।
सरला भाई दरवाजा खोलो, सरला भाई दरवाजा खोलो। वो मुसलसल दरवाजा पीट रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और नायिका सरला देवी भौकलाई हुई अंदर दाखिल हुई और बोली, सेठ राजेंद्र क्या हुआ? सेठ ने कोई जवाब देने के बजाय मेरी तरफ इशारा किया और बगैर कुछ बोले हैरान परेशान कमरे से निकल गया। मैं जो उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ रही थी रुक गई। अब मेरी नजरें उस लोमड़ी पर थी जो इस फसाद की जड़ थी, जिसने मेरा सौदा किया था। मेरे हाथ में चमकता चाकू देखकर एक लम्हे को वो ठिठकी। उसने ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि मेरे हाथ में चाकू कहाँ से आया। फिर उसे अपनी अहानत का एहसास हुआ। इस 2 दिन की छोकरी ने उसे सेठ के सामने बेइज्जत कर दिया था। वो किसी भूखी शेरनी की तरह मुझे खाने दौड़ी। मैं पहले से ही जुनूनी हो रही थी जब उसके मुंह से तैश में निकला, कंजरी तेरी ये मजाल। तो मैं अपने हवासों में ना रही। उस वक्त जाने मेरे अंदर कहां से इतनी ताकत आ गई कि मैंने उस पर चाकू के वार करके लम्हों में उस मोटी दादी औरत को लहूलुहान करके रख दिया। वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते चल बसी। मैं गिरफ्तार हुई, मुकदमा चला, मुझे उम्र कैद हो गई। मेरी जिंदगी का धारा बदल गया। मैं इंसान से शैतान हो गई। बग्गा जो मेरी नौउम्री से मेरे अंदर छुपा बैठा था बाहर आ गया। उसने मुझे आग भरे रास्तों पर डाल दिया। फिर यही आग मेरे लिए फूल हो गई। काला जादू, जंतर मंतर, सिफली अमल, शमशान घाट, खोपड़ियाँ, कब्रिस्तान, जंगल वीराने मेरी जिंदगी बन गए। जेल में कैदी औरत थी शोभना। वो अपनी सौकन को मारकर जेल आई थी। वो कोई अमलियात की माहिर थी। वो मुझ पर फरिश्ता हो गई थी। उससे मैंने कई अमल सीखे। काशी में तुम्हें बताऊं, जब कोई औरत आमिल के पास जाती है तो वो उससे कहता है कि तुम पर जबरदस्त जादू कराया जा चुका है और सबूत के तौर पर वो उसके तकिए से तावीज गंडे या अलमारी से सुइयों लगा पुतला निकाल देता है। तो ऐसा किसी जादू के जेरे असर नहीं होता, बल्कि आमिल अपने अमल के जरिए इस तरह की चीजों को उसके घर की खुफिया जगहों से निकालकर उसे अपने बेदाम गुलाम बना लेता है। इसी तरह औरतें अपना घर और मर्द अपना सरमाया गंवा बैठते हैं। खैर, जब मैं जेल से रिहा हुई तो 30-32 साल की थी। असिस्टेंट जेलर ने जब मुझे आजादी की खबर सुनाई तो मैं सोच में पड़ गई कि कहाँ जाऊं। वापसी में मंडी जाना नहीं चाहती थी। मेरा दिल वहाँ से सदा से बेजार था कि माँ जी वहाँ जरूर थी, जिनसे मुझे शदीद लगाव था, लेकिन नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या शमशान घाट पहुँच चुकी। इसी उधेड़ बुन में थी कि असिस्टेंट जेलर रामपाल ने अजीब बात की। वो मुस्कुराता हुआ बोला, तेरा कोई ठिकाना नहीं है तो मेरे घर चल। कितने दिन के लिए? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से पूछा। जब तक तू रहना चाहे। वो बोला, मुझसे शादी करोगे? मैंने उसे हैरत में डालने वाला सवाल किया। नहीं, भूल कर भी नहीं। मेरी बीवी रूठ कर मैके बैठी है। मुझे खाने पीने की तंगी है, तू घर संभाल ले। रामपाल ने साफगोई से अपने दिल की बात की। देखो जेलर साहब, मुझे तुम्हारे घर रहना मंजूर है, लेकिन ये बात याद रखना कि तुमने सिर्फ घर संभालने की बात की है, आगे पीछे कुछ नहीं। मैंने उसे तंबीह की। ठीक है, रामपाल खुश होकर बोला। मुझे नहीं मालूम कि उसने मेरी बात समझी या नहीं, और अगर समझी तो मुझे सिर्फ कैदी औरत समझा और खुद को जेलर जाना। खैर, मैंने उसका घर संभाल लिया, उसका पूरा ख्याल रखा, कपड़ों की इस्त्री से भोजन परोसने तक। कुछ दिन में मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, इंसान का बंदा बना रहा। एक दिन सुबह जब वो ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा था और मैं उसके कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो उसने मुझे अपनी स्त्री समझकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो एक मजबूत जिस्म का कदावर शख्स था। वो अपनी मर्जी कर सकता था, लेकिन मैं सदा की जिद्दी और हटेली हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैंने कभी किसी नापसंदीदा मर्द को अपना हाथ पकड़ने की इजाजत नहीं दी, इसीलिए मैं उसके घर में मुआहदा करके आई थी। आज वो घर को संभालने के बजाय खुद को संभालने का आरज़ूमंद था। मैंने उसे अपना अहद याद दिलाया। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और मनमानी पर उतर आया। मुझ पर जुनून सवार हो गया। मैंने उसके हाथ पर जलती इस्त्री रख दी। उसे शायद मुझसे इस तरह के अमल की तवक्का न थी। वो गुस्से से पीछे हटा और अलमारी से रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर तान लिया और शदीद गुस्से में बोला,
2 टके की औरत, तूने खुद को समझा क्या है? मैं तुझे कत्ल करके नाले में फेंकवा दूंगा। मुझे यकीन था कि वो जो कह रहा है सही कह रहा है। मुझे मारकर नाले में फेंकवाना उसके लिए कतई मुश्किल काम ना था। मैं मुश्किल में थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बग्गा का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती कि वो अचानक एक लहीम शहीम काले कुत्ते के रूप में नमूदार हुआ। उसने उस पर इस तरह छलांग लगाई कि रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। वो उस अचानक उफ्ताद के लिए तैयार न था, लड़खड़ाकर पीछे गिरा। बस इतना मौका मेरे लिए काफी था। मैंने रिवॉल्वर उठाकर उस पर कई गोलियां चलाई और दरवाजा खोलकर उसके घर से भाग निकली। बस फिर जाने में कब तक भागती रही। दर बदरी मेरा मुकद्दर हुई। असिस्टेंट जेलर रामपाल के शहर में रहना अब नामुमकिन था। बग्गा ने मेरी मदद के लिए बिरजू को भेज दिया। वो कलकत्ता काली देवी को भेंट चढ़ाने आया था। मैं चंद दिन उसके साथ काली देवी के मंदिर में रही। वहाँ के कई पुजारी मुझ जैसी सरकस जवानी को देखकर अपनी पूजा पाठ भूल गए। बिरजू ने मुझे समझाया, कुछ हासिल करने के लिए मंदिर की दासी बनना जरूरी था। पहले बिरजू ने मुझे अपनी दासी बनाया। इसके बाद मंदिर के कई बड़े पुजारियों ने मेरे जिस्म की भेंट मांगी। उधर बग्गा का इसरार कि जो कहते हैं करती जाओ। बिरजू ने यहाँ 13 दिन रहकर बनारस चले जाना था। मैं वापस अब जेल जाना ना चाहती थी। मैं पुलिस की हत्या चढ़ जाती तो वो न जाने मेरा क्या हशर कर देती। मैंने यही गनीमत जाना कि बिरजू के साथ बनारस निकल जाऊं। बिरजू बड़ा ज्ञानी जोगी था, शैतान का चेला। बग्गा की उस पर खास नजर थी। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसने भी मुझे काला इल्म सिखाने में किसी बुखल से काम ना लिया। मैं बिरजू के साथ कई साल बनारस में रही। फिर वो मुझे इलाहाबाद में एक जीनी साधु के हवाले कर गया। उस साधु का नाम तो धर्मदास था, लेकिन उसका धर्म से कोई वास्ता न था। शैतान का खास चेला था। उसके जिस्म पर कपड़े के नाम पर एक लंगोट होता। जब वो भभूत मल लेता तो लंगोट से भी बेनियाज हो जाता। उसके साथ रहना बड़ा कठिन था, लेकिन मैं रही। और सच्ची बात यह है, उसने मुझे जो अमल सिखाया वो नायाब था। मेरी खिदमत के बदले उसने वो सब कुछ सिखा दिया जो वो जानता था। धर्मदास एक दिन बड़ी मौज में था। मैं उसके पैर दबा रही थी कि वो अचानक आंखें खोलकर बोला, काशी, क्या तू चाहती है कि तू उड़ी उड़ी फिरे, तुझे पंख लग जाएं? हाँ, क्यों नहीं। इससे अच्छी बात भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं फौरन बोली, उस शक्ति को हासिल करने के लिए तुझे 3 दिन जमीन में दफन होना पड़ेगा। गुरु, क्या मुझे अंदर दफन करके मारना चाहते हो? मैंने अपना शुबा जाहिर किया। नहीं, तू मरेगी नहीं। अगर तूने मेरे कहने पर अमल कर लिया, तुझे ऐसी शक्ति मिल जाएगी कि अपने गुरु धर्मदास को सुधाया करेगी। फिर जब धर्मदास ने मुझे इस अमल की तफसील बताई तो मुझे अंदाजा हुआ ये कोई आसान अमल नहीं, लेकिन मसला ये था कोई शक्ति हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। उसके यकीन दिलाने पर मैंने ये जानलेवा अमल करने की ठान ली। जब 3 दिन के बाद मैं बंद कब्र से जीती जागती बरामद हो गई तो मुझसे ज्यादा धर्मदास खुश था। खुशी उसे ये थी कि किसी औरत ने अपनी जान पर खेलकर ये शक्ति हासिल की थी। उसी दिन उसने मेरा नाम बदल दिया। आज से तू काशी नहीं, पंखी कहलाएगी। अब तुझे पंख लग गए हैं, जहाँ चाहे उड़ती फिर। बस उस दिन से मैं पंखी हो गई। उम्र बढ़ने के साथ लोग मुझे माई पंखी कहने लगे और आज मैं रानी पंखी कहलाती हूँ। लेकिन सच यही है कि मुझे पंख देने वाला धर्मदास ही था। मैंने 7 साल उसके साथ गुजारे। फिर एक दिन अजीब वाकया हुआ। धर्मदास ने मुझे सूरज निकलने से पहले उठाया, लेकिन जबकि उसका मामूल था कि वो 12 बजे से पहले कभी न उठता था। मुझे उठाकर बोला, चल पंखी, तैयार हो जा, त्रिवेणी चलते हैं। त्रिवेणी? गुरु, तुम्हारा वहाँ क्या काम? मैंने हंसते हुए कहा, पंखी हंस मत, तू जानती है ना कि मेरा नाम धर्मदास है। मैं अपने वक्त के बड़े पंडित शर्मा दास का बेटा हूँ। मैंने धर्म छोड़ दिया, मैं नास्तिक हो गया। फिर मैं एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जिसका धर्म से कोई ताल्लुक न था। मुझे काला जादू सीखने का शौक था। बस एक बार पटरी से उतरा तो फिर सीधे रास्ते पर चल न सका।
बाप ने मेरी सरगर्मियां देखकर मुझे घर से निकाल दिया। बस फिर भटकता फिरा, कहां कहां की खाक मैंने नहीं छानी। तुझे मैंने अपना सारा इल्म दे दिया है, मैंने तुझ जैसी औरत नहीं देखी। चल आज मैं तुझे तरवीनी की सैर कराता हूँ। धर्मदास जाने क्या क्या बोलता रहा, उसे इस तरह बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना था। गंगा घाट से हमें कश्ती पर बैठकर तरवीनी पहुँचे। तरवीनी उस जगह को कहते हैं जहाँ 3 दरिया गंगा, जमुना और सरस्वती एक होते हैं। उस मकाम पर अजीब नजारा होता है। जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती मिलते हैं, वहाँ गंगा जमुना को अलग अलग बहते देखा जा सकता है। उन दोनों दरियाओं का रंग अलग है और ये दोनों इस तरह साथ साथ बहते हैं जैसे उनके दरमियान कोई शीशे की दीवार हो। सूरज निकलने वाला था। धर्मदास सर झुकाए कुछ पढ़ने में मसरूफ था। सूरज की पहली किरण के साथ वो कश्ती में खड़ा हुआ। उसने सूरज की तरफ हाथ बांधकर कुछ कहा जो मैं न समझ सकी। इसके बाद उसने एक ऐसा अमल किया जिसकी मुझे हरगिज उम्मीद न थी। उसने गंगा जमुना के संगम पर पानी में छलांग लगा दी। मैं चीखती रह गई लेकिन कोई उसे न बचा सका। तब मैंने इलाहाबाद छोड़ दिया। इलाहाबाद से घूमती घामती मैं आगरा पहुंची। ताजमहल के नजदीक एक गरीब बस्ती में मैंने अपना मस्कन बनाया। मेरे पास बहुत कुछ था। मैंने आसपास के इलाके में बहुत जल्द शोहरत पा ली। मैं अब 40 बरस की हो चुकी थी, लेकिन मेरे हुस्न की जौलानी में कोई कमी न आई थी। मैं अब किसी मौजे मारती नदी की तरह थी। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी कि दरवाजे की किसी ने खुंडी बजाई। मैं साड़ी संभालती हुई दरवाजे पर आई और जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे उम्मीद न थी कि मेरे घर के दरवाजे पर कोई ऐसा शख्स आ जाएगा जिसे मैं देखते ही मर मिटूंगी। दूसरी तरफ उसे भी अंदाजा न था कि जब दरवाजा खोलेगा तो कोई ऐसी पुरकशिश औरत उसके सामने आ जाएगी जिसे वो देखता रह जाएगा। वो शायद मेरे पास ये सोचकर आया था कि कोई उम्र रसीदा खबीस सूरत औरत उसके सामने आएगी। मैं फौरन दरवाजा खोलकर एक तरफ हो गई और बोली, अंदर आ जाएं। मेरा लबो लहजा, मेरी आवाज सुनकर वो मजीद परेशान हुआ। उसे ख्याल हुआ कि कहीं वो गलत दरवाजे पर तो नहीं आ गया है। उसने किसी कदर झिझकते हुए पूछा, क्या पंखी जी हैं? मैं पंखी हूँ, पंखी जी नहीं। मैंने मुस्कुराकर जानलेवा आंखों से खास अदा से देखा तो वो मुतासिर हुए बिना न रह सका। वो मेरा हम उम्र ही था। नाम उसका शाहजेब था। मैंने जिंदगी में बड़े मर्द देखे थे लेकिन इसकी बात ही और थी। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कशिश की उसने मेरी रूह तक को असीर कर लिया। पंखी उड़ना भूल गई थी। मैंने शाहजेब को अपने घर की सबसे अच्छी जगह पर बिठाया। मेरे बस में होता तो अपने दिल के सिंहासन पर उसे बिठा लेती। वो एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ कारोबारी शख्स था। फोटोग्राफी उसका शौक था। एक दिन वो ताजमहल में बैठा तस्वीर खींच रहा था कि अचानक कैमरे की फ्रेम में एक हसीना आ गई। कैमरा क्लिक हो चुका था। हसीना कैमरे में कैद हो चुकी थी। वो बुर्के में थी, सिर्फ उसकी आंखें खुली थी। शाहजेब उसकी आंखों पर मर मिटा और इस कदर बेचैन हुआ कि उस लड़की के पीछे घर तक जा पहुंचा। वो कॉलेज की तालिबा थी और साइकिल रिक्शा पर कॉलेज जाया करती थी। शाहजेब की वालियाना मोहब्बत ने उसे अपना असीर कर लिया। वो उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। लड़की भी राजी थी लेकिन घर वाले राजी न थे। उनके यहाँ खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज न था। दूसरे शाहजेब और कमर परवीन के दरमियान उम्रों का फर्क था। वो मेरे पास इस मसले के हल के लिए आया था। उसने सारी तफसील बताकर बड़ी बेताबी से कहा था, पंखी जी आप कमर परवीन की मुझसे शादी करवा दें, मैं आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा। शाहजी मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मैंने उससे जवाब दिया और वाकई मैंने कोशिश भी की कि उसके घर वाले राजी हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। परवीन उसकी किस्मत में न थी। उसके खानदान में शादी तय कर दी गई। लड़का लाहौर में था। शादी के 3 माह बाद कमर परवीन लाहौर चली गई। कमर परवीन ने आगरा छोड़ते हुए शाहजेब को पैगाम भिजवाया कि वो हमेशा के लिए लाहौर जा रही है, चाहती है कि आखिरी बार उसकी झलक देख ले। उसने मुझे कमर के पैगाम के बारे में आकर बताया। वो स्टेशन जाने के लिए तैयार न था। कहता था कि मैं उसे रुखसत होते न देख सकूंगा। खुदा जाने क्या कर बैठूं। मैंने उसकी हिम्मत बंधाई।
उस आखिरी मुलाकात के लिए उसे राजी किया। मैं खुद उसके साथ स्टेशन गई। कमर परवीन लेडीज कंपार्टमेंट में थी। वो बुरखे में थी, चेहरे पर नकाब था लेकिन आंखें खुली हुई थी। उसकी आंखें वाकई हसीन थी। प्लेटफॉर्म पर रश था। शाहजेब उसकी खिड़की के नजदीक किसी मुसाफिर की तरह खड़ा था। मैं भी वहीं थी, लेकिन शाहजेब से मुंह फेरे खड़ी थी। मैं रुखसती का वो मंजर कभी नहीं भुला पाई। ट्रेन ने रेंगना शुरू किया तो कमर ने अपना नकाब उतार दिया। तब मैंने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं, वो खुद भी आंखों की तरह हसीन थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो खिड़की की सलाखों से अपना सर टकरा रही थी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। सलाखों से सर टकराते देखकर शाहजेब की हालत खराब हो गई। जाते हुए उसने आखिरी बार शाहजेब की तरफ पलट कर देखा, अपना नाजुक हाथ बाहर निकाल कर हिलाया और आंखों से ओझल हो गई। शाहजेब ने आगे बढ़कर रेलगाड़ी में चढ़ना चाहा, लेकिन मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नहीं शाहजेब, पता नहीं मेरे लहजे में क्या था कि वो ठहर गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी आंसू भरी आंखें साफ की और उसे अपने घर ले आई। उसे किसी तौर करार न था। मेरा ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ उसे करार आ जाएगा, वो कमर परवीन को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा न हो सका। वक्त गुजरने के साथ उसका गम कम होने के बजाय गहरा होता गया और एक दिन उसने अजीब फैसला किया। उसने लाहौर जाने की ठान ली। मैंने उसे बहुत समझाया कि उसका लाहौर जाना ठीक न होगा। कमर की शादी हो चुकी है, तुम अगर वहाँ जाकर उससे मिलोगे तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसे भूल जाना ही बेहतर है। उसने जवाब में कहा कि वो वहाँ जाकर कोई ऐसा काम ना करेगा कि जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो। बस उसे तसल्ली रहेगी कि उसकी मोहब्बत इस शहर में है। ये मोहब्बत का अजीब रूप था। उसने जिंदगी भर शादी न करने और अपनी प्रेमिका का नाम ले लेकर जिए जाने का अहद कर लिया था। मैं पहली नजर में ही उस पर मर मिटी थी। मुलाकातों के बाद ये मोहब्बत और गहरी होती गई। मैं उसके लिए बेकल हो गई थी। मुझे उस वक्त तक करार न आता जब तक मैं उसकी सूरत न देख लेती। मैंने अपनी मोहब्बत अपने दिल में छुपा कर रखी हुई थी। इजहार करती भी तो उसका क्या फायदा होता। वो किसी और के इश्क में सरतापा डूबा हुआ था। डर था कि इजहार के जवाब में वो कहीं नफरत न करने लगे। मैं किसी सूरत उसकी नफरत बर्दाश्त न कर सकती थी। जब उसने अपनी महबूबा के शहर लाहौर जाने का हातमी फैसला कर लिया तो मैंने एक दिन उसका हाथ थाम कर कहा, शाहजेब अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। उसे तवक्का न थी कि मैं उसके साथ लाहौर जाने की फरमाइश करूंगी। वो चंद लम्हे मेरी आंखों में देखता रहा, फिर फैसला कुन अंदाज में बोला, ठीक है चलो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने जिंदगी भर उसकी याद में जलने का फैसला कर लिया है। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने नजरें झुका कर कहा, मैं कभी तुमसे कोई ऐसी चीज नहीं मांगूंगी जो तुम मुझे ना दे सको। बस मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ, तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। शाहजेब ने अपना कारोबार समेटा, सरमाया लाहौर मुंतकिल किया और मैं उसके साथ लाहौर आ गई। उसने मॉडल टाउन में घर खरीद लिया, एक सिनेमा तामीर कर लिया और आसूदगी से जिंदगी गुजारने लगा। उसे माशी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दिल उसका ठिकाने पर न था। उसे ये बात मालूम थी कि कमर परवीन बयाकर मॉडल टाउन में आई है, लेकिन उसने कभी उसकी खोज लगाने की कोशिश नहीं की थी। दिल में उसकी शक्ल देखने की हसरत थी और उसे यकीन था कि वो एक दिन उसे जरूर कहीं नजर आएगी। और फिर हुआ भी ऐसा ही। एक दिन वो अनारकली में उसे दिखाई दे गई। वो 2-3 खवातीन के साथ थी, शायद उसकी नंदे वगैरह थीं। अगरचे उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन आंखें खुली हुई थीं। वो उन आंखों को लाखों आंखों के दरमियान पहचान सकता था, लेकिन आज उन आंखों में पहचान न थी। कमर परवीन ने एक नजर उसे देखा और बस उसने चेहरे पर नकाब डाला और तेजी से उसकी नजरों से ओझल हो गई। शाहजेब ने उसे इशारा किया, न पुकारने की कोशिश की और न ही उसका ताक़ुब किया। वो जब घर आया तो टूटा हुआ था। मुझे ये अंदाजा करने में देर न लगी कि आज दीदारे महबूब हुआ है। मैंने पूछा तो उसने हर बात सच बता दी।
वो बहुत उदास था। वो मुझे बहुत देर तक खाली नजरों से देखता रहा। फिर जाने से क्या ख्याल आया, धीरे से बोला, पंखी क्या वो मुझे भूल गई? मैंने बड़े यकीन से कहा, नहीं शाहजेब, वो तुम्हें भूली नहीं, वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, लेकिन वो ये जरूर चाहती है कि तुम उसे भूल जाओ, अपना घर बसा लो। मैं गुजार दियार हूँ, गुजार दियार भी कभी बसता है? वो मुझे बेशक भूल जाए, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। सच्ची बात ये थी कि मैं चाहती थी कि वो कमर परवीन को भूल जाए, मेरा हो जाए। मैं उसके लिए मुसलमान होने को तैयार थी। ये जादू टोना अमलिया सब त्याग देना चाहती थी। मैं फूल बनकर उसके कदमों में निछावर होना चाहती थी। जब मैं उससे अपने दिल की बात कहती तो वो मेरी बात सुनकर फीकी सी हंसी हंस देता। इस मोहब्बत के 100 रूप हैं। एक वो मोहब्बत थी जो कमर और शाहजेब के दरमियान थी। वो एक दूसरे की चाहत में गुम थे। ये और बात है कि उनका मिलाप न हो सका। इसके बावजूद वो उसे भूलने को तैयार न था। एक तरफ मेरी मोहब्बत थी जो 100% एक तरफा थी, लेकिन मैं उसे भूलने पर राजी न थी। शाहजेब को अपने दिल पर इख्तियार था, न मुझे अपने मन पर। फिर ना जाने क्या हुआ, ऐसा मेरे बढ़ते इसरार पर हुआ या खुद ही उसका दिल उचाट हो गया। एक दिन उसने लाहौर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो चाहता था कि मॉडल टाउन का मकान मेरे नाम कर दे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं छोटे इलाके में रहना चाहती थी। उसने मुझे घड़ी चाहों में घर दिलवा दिया। फिर वो अपना घर और सिनेमा फरोख्त करके लाहौर छोड़ गया। रुखसत होते वक्त मैंने उससे पूछा, कहाँ जाओगे शाहजेब? उसने टूटे हुए लहजे में कहा, पता नहीं, क्या मैं तुम्हें याद रहूंगी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसने जवाब देने के लिए अपने होंठ वाह किए। फिर जाने क्या सोचकर उसने अपने लब सी लिए और वो बगैर कुछ कहे रुखसत हो गया। मैं उसे कभी नहीं भूल पाई। आज भी वो मेरे दिल में किसी कसक की तरह मौजूद है। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत था। मैंने बरसों उसकी राह देखी। मेरा ख्याल था कि वो कभी पलट कर जरूर आएगा। मैं आज भी उसकी राह तकती हूँ। ये कहकर रानी पंखी ने गहरा सांस लिया। अम्मा, इतने बरस बीत जाने के बाद अब क्या उसकी राह देखनी? दिल से निकाल कर फेंक दे उसे। अनारा ने मशवरा दिया। मेरी अंजू, दिल बड़ी अजीब चीज है, पर तू ये बात अभी समझेगी नहीं। अच्छा अम्मा, अनारा ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरी कहानी खत्म हुई, पर मेरे सातवें घर का क्या बना? तेरा सातवां घर यही है जहाँ तू बैठी है। तुझे मैंने बताया तो था, रानी पंखी बोली। अम्मा, मैं इस घर में आई कैसे? अनारा अपनी जिंदगी के बारे में बेचैन थी। मैं अब तेरे बारे में बताती हूँ कि तू कौन है और आई कहाँ से, रानी पंखी ने पहलू बदलते हुए कहा।